हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में कुछ जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन यानी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के बारे में कुछ जानकारियाँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन के रिंग में, क्योंकि हम जानते हैं 3 पाई बॉन्ड्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर होते हैं। और बेंजीन जो वो आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बंध बना लेता है। अगर 3 डबल बॉन्ड बेंजीन के ऊपर है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या इस पर एडिशन एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रिया आसानी से हो सकती है? नहीं, बेंजीन पर आसानी से योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन पे आसानी से होती है। वो इसलिए क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया के दौरान बेंजीन की एरोमेटिकता नष्ट हो जाती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह हो सकता है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएं, या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएं, तो जिससे कि जो बेंजीन की एरोमेटिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमें मालूम है कि एरोमेटिकता किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए स्थायित्व प्रदान करती है। बेंजीन जो है, बेंजीन में रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, विस्थापित होते हैं। हमें मालूम है कि इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। और हम बॉन्ड्स को इस प्रकार से भी, ये दोनों संरचनाएं, ये और ये संरचनाएं बेंजीन के अनुनादी संरचनाएं हम लिख सकते हैं, जिससे ये भी हम समझा सकते हैं कि बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं, सभी 6 कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने से इलेक्ट्रॉन्स नहीं उन के साथ ये जो बेंजीन है वो आसानी से बॉन्ड बना सकता है। आमतौर पर जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो एरोमेटिकता को नष्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं का जो आक्रमण इसके ऊपर होता है, उसकी वजह से जो मध्यवर्ती बनता है उसकी एरोमेटिकता तो समाप्त होती है, परंतु अंत में जो प्रोडक्ट बनता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, वो जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद, उसमें किसी एक कार्बन को के हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन होता है, लेकिन जो उत्पाद द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में एरोमेटिकता जो है वलय की बनी हुई रहती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर होता है। जबकि अगर एडिशन रिएक्शन करें, योगात्मक अभिक्रिया करें, तो हम पाएंगे कि 1 या 2 बॉन्ड अगर बेंजीन के चले जाते हैं तो जिसकी वजह से उसकी एरोमेटिकता ख़त्म हो जाती है। देखिए, जैसे इस प्रकार से अगर है और इस पे 2-2 हाइड्रोजन अगर एडिशन रिएक्शन की वजह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन पे प्रत्येक जो कार्बन है उसके ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम H2 का एडिशन करते हैं तो इसका जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हटकर उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर इन दोनों कार्बन पर लग गए। और हम देखते हैं उसके साथ ही साथ बेंजीन की जो एरोमेटिकता वो नष्ट हो गई। तो योगात्मक अभिक्रिया आसानी से नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन पर आसानी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा जो बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिकता है वो पुनः प्राप्त हो जाती है या बनी हुई रहती है अभिक्रिया के अंत में। जनरली आमतौर पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के होते हैं वो 3 स्टेप में या 3 चरणों में पूरे होते हैं। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना या प्राप्त होना या उसकी सृष्टि होना। और सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यानी द्वितीय चरण में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का बनना, जो कि आमतौर पर साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन के नाम से जाना जाता है।
इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल का इसके साथ कार्बन के ऊपर बंध बनाना बेंजीन के कार्बन के साथ, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता ही है, तो ये लिखा हुआ है। और प्लस चार्ज जो है इसके साथ वाले कार्बन पर यहाँ पर प्लस चार्ज आया है। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सा डाइनाइल कैटायन मध्यवर्ती का बनना होता है द्वितीय चरण के आखिर में। और तृतीय चरण में ये जो प्रोटॉन है उसका रिमूवल हो जाता है, उसका निष्कासन हो जाता है, और इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में आके शिफ्ट हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है बिना इलेक्ट्रॉन लिए प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। और जिसकी वजह से इसके निष्कासन के साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन अगर निकल जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अपने बंध के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो बना देता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित यौगिक हमें बेंजीन से प्राप्त होता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट हमें बेंजीन का ये प्राप्त होता है। तो ये 3 चरण हैं। आइए देखते हैं कि ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा में क्या अंतर आता है। तो वी आर लुकिंग एट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या ऊर्जा आरेख को देख रहे हैं स्क्रीन पे। इधर की तरफ एनर्जी है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी समय के साथ ये टाइम है, टाइम भी आप इसको लिख सकते हैं। टाइम के साथ जो है रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। और आप देख सकते हैं कि अगर हमने बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाया, इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ है, उसका काउंटर आयन X- उसके साथ रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही और कार्बन के बीच में बंध बनना जैसे शुरू होता है तो एक पाई बंध खत्म होना या टूटना शुरू होता है, और जब बंधों का आंशिक बनना और आंशिक टूटना होता है तो जो स्पीशीज़ हमें प्राप्त होती है उसे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहा जाता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट 1 बना है वो अटैक ऑफ ऑन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही पर बेंजीन के रिंग के द्वारा जो आक्रमण के द्वारा जो बंधों का नए बंध का बनना और पुराने बंध का टूटना होता है, तो उससे संक्रमण अवस्था नंबर 1 हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर आंशिक बंध है इसलिए संक्रमण अवस्था है। जैसे ही ये बंध पूरी तरह से टूट जाए और ये बंध पूरी तरह से बन जाए तो हमें ये स्पीशीज़ प्राप्त होता है। और देख सकते हैं कि प्लस चार्ज एक कार्बन के ऊपर है और बेंजीन के कार्बन के ऊपर है, और ये कार्बोकैटायन मध्यवर्ती हमें प्राप्त हुआ। इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है इस अवस्था में पहुँचने के लिए, वो उसका मान ये रहा। और ये है क्योंकि ज़्यादा है तो ये जो स्टेप होता है वो धीमी गति से होता है, क्योंकि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मतलब इट टेक्स टाइम, इसको प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और ये स्लो स्टेप कहलाता है, और ये आसान नहीं होता है। उसकी तुलना में जो सेकंड स्टेप है, यहाँ से जो ये मध्यवर्ती बना है, उस मध्यवर्ती से इस ट्रांजिशन स्टेट 2 संक्रमण अवस्था 2 जहाँ की प्रोटॉन का निष्कासन हो रहा है, तो प्रोटॉन का निष्कासन हो रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बंध जो है वो टूटने लग रहा है। और आप देख सकते हैं जो काउंटर आयन X- जो यहाँ था वो इस लुईस एसिड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है। इसके लुईस एसिड का जो कैटायन लुईस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस लुईस एसिड का ये जो बेस है वो इस प्रोटॉन को लेकर निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक नया बॉन्ड बनने लगा है, ये बॉन्ड टूटने लगा है और ये नया बॉन्ड बनने लगा है, जो लुईस एसिड कैटलिस्ट का कॉन्जुगेट बेस है। तो वो नया बंध यहाँ पर बना रहा है। इस तरह से जो आंशिक बंधों की जो स्पीशीज़ है उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और इसे हमने ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 दिया है। अब आप देख सकते हैं कि पहले ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए इतनी ऊर्जा की ज़रूरत थी, और दूसरे ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता है, ये आसानी से प्राप्त हो सकती है, और ये फास्ट स्टेप होता है, तीव्र गति से होता है, किसकी तुलना में,
इस स्टेप की तुलना में जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है। तो ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। और इस फास्ट स्टेप के जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पूरी तरह से बन जाता है, वो जल्दी से ही वो उत्पाद आपको दे देगा। और ये प्रतिस्थापित यौगिक हमें मिला, जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो पुनः हमें प्राप्त हो गया। यहाँ देख सकते हैं वलय के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई बंद हैं। और ये प्रोटॉन बेस के साथ निकलकर यहाँ उसने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो है वो रिंग पर जुड़ गया है। तो इस तरह से ये ऊर्जा डायग्राम इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बनता है। आइए देखते हैं इसी तरह से मिलता जुलता एक और डायग्राम। देखो, ये स्लो लिखा हुआ है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी EA1 यानी सक्रियणकारी ऊर्जा नंबर 1 बताया गया है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट पहला बताया जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है जो इससे पहले हमने पहले वाली स्लाइड में देखा। इसको सक्रियणकारी ऊर्जा नंबर 2 यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नंबर 2 कहा जाता है। और ये देखिए, ये इंटरमीडिएट बना है, जिसकी जो इंटरमीडिएट जो होता है या मध्यवर्ती जो होता है उसमें पूर्ण बंद होते हैं और उसमें उसकी ऊर्जा ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में कम होती है। और पहला ट्रांजिशन स्टेट यानी पहली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में उसकी तुलना में जो दूसरी सक्रियणकारी ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से ये स्लो है और ये फास्ट है। और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद उत्पाद हमें आसानी से प्राप्त होता है। ये प्रतिस्थापित उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापित उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। नाउ इससे पहले वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, उसमें जो यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनी हुई थी और यहाँ पर जो संक्रमण अवस्था का डायग्राम था, वो आप इस वाले डायग्राम में आप ऐड कर सकते हैं और अपने आंसर को उससे बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ जो बेंजीन और टॉल्यूइन टॉल्यूइन जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के द्वारा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ते ही जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो कि हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो NO2 या नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ आसानी से आक्रमण करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, जबकि मेटा पोजीशन पे उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। और बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसकी तुलना में टॉल्यूइन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा। बेंजीन पर टॉल्यूइन से कम इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा। अगर ये बात है तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको बेंजीन पर बंध बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो टॉल्यूइन पे है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। और जो मेटा पोजीशन पे अगर आक्रमण होता है तो इन दोनों के बीच में यानी बेंजीन और ऑर्थोपैरा के बीच का जो एनर्जी है वो मेटा सब्स्टिट्यूशन का होता है, ट्रांजिशन स्टेट का होता है। यानी ये देखिए, आप बेंजीन पर कोई भी हाइड्रोजन कोई भी कार्बन के साथ ये जो नाइट्रोनियम है वो आयन है वो उसने बंध बनाया है, जबकि मेटा पर इस तरह से मध्यवर्ती बनेगा। अगर मेटा पर आक्रमण मेटा कार्बन पर होगा तो टॉल्यूइन के CH3 की तुलना में, और इस CH3 की तुलना में अगर पैरा या ऑर्थो पर आक्रमण होता है तो उसमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियणकारी ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे कम यहाँ चाहिए। तो इन तीनों रिएक्शंस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, सबसे स्लो ये होगा, उससे कम फास्ट या कम स्लो यानी ये उसकी तुलना में फास्ट होगा, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये रिएक्शन होगी। तो अगर तीनों की तुलना करें, सबसे फास्ट ये, उससे कम फास्ट ये, और सबसे कम फास्ट यानी सबसे स्लो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं का या नाइट्रोनियम आयन का आक्रमण होगा। तो ये TS1 है और ये रहे मध्यवर्ती, और उसके बाद फिर ये रिएक्शन दोबारा होती है जबकि उत्पाद
प्राप्त होते हैं, जो कि इससे पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एनर्जी डायग्राम ही है और यहाँ पर बेंजीन की नाइट्रोबेंजीन के साथ तुलना की गई है कि उन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था वो नाइट्रो ग्रुप की जगह वहाँ पर CH3 था। हमें मालूम है कि CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और हमें ये भी मालूम है कि जो NO2 ग्रुप है वो निष्क्रियनकारी यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि वह ब्लैक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। उसकी तुलना में जो CH3 ग्रुप था वो रिएक्शन को फास्ट करता था। आपने देखा था कि संक्रमण अवस्था आसानी से बनती है और बेंजीन की सबसे स्लो थी और टॉल्यूइन की उससे कम स्लो यानी फास्ट रिएक्शन और कम ऊर्जा के साथ रिएक्शन हो सकती थी, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप या सक्रियणकारी समूह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेंजीन और ये नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रो ग्रुप क्योंकि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है -R प्रभाव के द्वारा, तो बेंजीन के रिंग पर नाइट्रोबेंजीन की तुलना में या इस रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा कम और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व उससे ज़्यादा होगा। अगर यही बात है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है वहाँ आसानी से आक्रमण करेगा और उसके साथ आसानी से रिएक्शन होगा और आप ये कह सकते हैं कि कम ऊर्जा की आवश्यकता उस रिएक्शन को होगी। देखिए आप बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता बेंजीन में जो एनर्जी की आवश्यकता है, अगर वो ये है ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, तो इसके ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए इस ऊर्जा की ज़रूरत है जो कि इससे ज़्यादा है अगर मेटा पे हो, और ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो नाइट्रोबेंजीन पर, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमें ये मालूम है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर प्लस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा ले आता है। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व मेटा पर अधिक है और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है नाइट्रोबेंजीन में। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वहाँ पर बंध बनाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज़्यादा हो, जो कि मेटा पोजीशन पर है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाता है, पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो जहाँ प्लस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहाँ पर यानी पैरा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आसानी से आक्रमण नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण देखते हैं तो उसके लिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोबेंजीन के लिए। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग या निष्क्रियनकारी समूह है, ग्रुप है, और ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम है। मेटा पर अगर आक्रमण होता है नाइट्रोबेंजीन के मेटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का बॉन्ड बनता है, तो मेटा के लिए ऑर्थो पैरा की तुलना में कम एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि मेटा पर जो है प्लस चार्ज मेटा पोजीशन के कार्बन पर नहीं होता अनुनाद के द्वारा नाइट्रोबेंजीन में। जबकि जो बेंजीन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं आई है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह बेंजीन पे उपस्थित नहीं है। इसलिए बेंजीन पर नाइट्रोबेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसान होगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट को बनाने की ऊर्जा इसमें इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम बेंजीन को ज़रूरत होती है। इसलिए अगर हम अभिक्रियाशीलता कौन सा जो कंपाउंड है फास्ट रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन, तो हमारा उत्तर होगा कि जो बेंजीन है उस पर नाइट्रोबेंजीन की तुलना में फास्ट रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
आइए देखते हैं नाइट्रेशन के बारे में अब जानकारी। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जैसा कि नाम से समझ में आता है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेंजीन और नाइट्रिक एसिड के बीच में ये रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी वजह से नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में जाके जुड़ता है, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखिए, बेंजीन है नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैटलिस्ट का काम करती है, उसके प्रेजेंस में ताप जो है 50 से 55 डिग्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब गर्म करते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन में जाके जुड़ जाता है और प्रतिस्थापित हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो निष्कासित हो जाता है और इस तरह से एरोमेटिक यौगिक नाइट्रोबेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को 50 डिग्री से ऊपर करते हैं, तो उससे एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में आके जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर को बिलो 50 या 55 डिग्री रखा जाता है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक उत्प्रेरक का काम करती है, ताकि वो नाइट्रोनियम आयन या इलेक्ट्रॉन्स नहीं को प्रदान कर सके, और अभिक्रिया के अंत में वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। पहला जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो पहला रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना ही होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इस स्टेप को हम नाइट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा सक्रियन भी कह सकते हैं। सक्रियन होना करना यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज का बनना इस स्टेप में होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज टू एक्टिवेट नाइट्रिक एसिड with sulfuric acid to produce a stronger electrophile नाइट्रोनियम आयन और नाइट्राइल कैटायन NO2 प्लस। तो इस स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो HNO3 को एक्टिवेट या सक्रियन उसका करता है, उसको सक्रिय देता है, ताकि एक तीव्र या प्रबल इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन या नाइट्राइल कैटायन, जिसे NO2 प्लस कहते हैं, उसका उत्पादन इस स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड की सहायता से होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 को इस तरह से लिखा हुआ है खोलकर इसकी संरचना को, और सल्फ्यूरिक एसिड को इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो प्रोटॉन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सल्फर के ऊपर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि HSO4 माइनस आयन बनता है। ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये देखिए, ये जो है प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड इस प्रकार से बना, और आप उसके बाद ये जो स्पीशीज़ मध्यवर्ती बनता है, इस स्पीशीज़ से आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन हुआ। ये H2O यहाँ से निकल के आ गया, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन के साथ शेयर किए। तो इस प्रकार से नाइट्रोनियम आयन जो है वो बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप में नाइट्रोनियम आयन जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, वह बेंजीन पर के साथ बॉन्ड बनाता है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये देखिए नाइट्रोजन के ऊपर जो कि पॉजिटिव चार्ज धारण किए हुए है अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बेंजीन देता है और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड टूटता है, और जो निकटवर्ती कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। आप देख सकते हैं जो ये साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन
मध्यवर्ती बना है, इसमें रिंग की एरोमेटिकता नष्ट हो गई है, परंतु आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस के द्वारा ये जो प्लस चार्ज है, अनुनाद के द्वारा एकांतरीय द्विबंध है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस के द्वारा ये जो प्लस चार्ज है पैरा पर या फिर ऑर्थो पोजीशन पर इस प्रकार से आता है, जो कि तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो मध्यवर्ती है स्टेप 2 के आखिर में जो बना है साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटायन के रूप में, ये जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है। थर्ड स्टेप को देखते हैं। तीसरे स्टेप में जो ये सेकंड स्टेप में मध्यवर्ती बना था वह प्रोटॉन को लूज़ कर जाता है, प्रोटॉन को खो देता है और क्यों कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन वलय में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एरोमेटिकता पुनः प्राप्त होती है और ये जो H प्लस के रूप में निष्कासित होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स वलय में चले आए, तो इसको HSO4 माइनस जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो HSO4 कैटलिस्ट के रूप में जो पहले स्टेप में यूज़ हुआ था, आखिरी स्टेप में, लास्ट स्टेप में आके उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, जो कि यह दिख रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड साइड प्रोडक्ट कैटलिस्ट हमें पुनः प्राप्त होता है। एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं? नाइट्रेशन इज़ यूज्ड टू ऐड नाइट्रोजन टू द बेंजीन रिंग। ये नाइट्रेशन के द्वारा बेंजीन रिंग में जो है वो NO2 यानी नाइट्रोजन आके बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है। नाइट्रोजन NO2 जो ग्रुप है वो रिंग डीएक्टिवेटर है, वो वलय में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी वलय पर इलेक्ट्रॉन की कमी ला देता है। तो जिसकी वजह से जो वलय है उसके ऊपर वलय के कार्बन है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये कमी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा होती है, उसकी तुलना में मेटा पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि नाइट्रो जो ग्रुप है वो वलय को डीएक्टिवेट कर देता है, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन यानी बहुप्रतिस्थापन को रोक देता है। नाइट्रोजन रिंग के साथ जुड़ा हुआ वो यूज़फुल है, क्योंकि ये आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे निर्देशित करता है NO2, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो और पैरा की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस NO2 ग्रुप को दोबारा रिड्यूस करके, अपचयित करके NH2 में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जब तक वो NO2 के रूप में है तब तक वह आने वाले सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को, यानी बेंजीन रिंग में आने वाले, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें NO2 लगा हुआ है और जो आने वाला प्रतिस्थापित होगा वो मेटा पे होगा। उसके बाद इस NO2 को हम NH2 में परिवर्तित कर देंगे। ये ध्यान रहे कि जो NH2 ग्रुप है अगर वो बेंजीन पे पहले से लगा हुआ होता NH2, तो आने वाला समूह जो है वो ऑर्थो या पैरा पे होता। तो अगर हमें मेटा पर सब्स्टिट्यूएंट चाहिए तो हमें और एमिनो ग्रुप भी चाहिए रिंग के साथ, तो हम पहले नाइट्रेशन करेंगे और मेटा पे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पे कर देंगे और उसके बाद NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो मेटा पोजीशन पे होगा। जबकि NH2 के रहते ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स आते वो यहाँ ना आके ऑर्थो और पैरा पे आते। तो इस तरह से जो नाइट्रेशन के द्वारा हम इच्छित यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक
यौगिक, और जो नाइट्रो ग्रुप है उसको एमिनो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोबेंजीन है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यौगिक है, और इससे कई तरह के यौगिक दूसरे यौगिकों का संश्लेषण या सिंथेसिस किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप आज का जो एक्सप्लेनेशन हमने एनर्जी लेवल डायग्राम का आपको दिया और नाइट्रेशन का दिया, उससे वो आपको समझ में आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बीएससी के एग्जामिनेशंस दोनों के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या क्लासरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।